स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, ICGS वराह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारतीय तटरक्षक यानी ICG के साथ 98 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स यानी OPV की श्रृंखला का चौथा जहाज है। 2. इस जहाज को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। 3. यह स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को संचालित करने में सक्षम है। उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ICGS वराह, यह वराह भारतीय तटरक्षक यानी ICG के साथ 98 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स यानी OPV की श्रृंखला में चौथा जहाज है, अतः कथन 1 सही है। इस जहाज को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है और पश्चिमी तट पर न्यू मैंगलोर के पत्तन से संचालित किया गया है, अतः कथन 2 सही है। ICGS वराह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा विकसित स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को संचालित करने में सक्षम है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, RTI अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें संविधान, कानूनों और सरकारी अधिसूचनाओं के तहत स्थापित सभी संस्थाएं शामिल हैं। 2. सभी निजी निकाय जो सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या यहाँ तक कि पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हैं, को इस अधिनियम से छूट दी गई है। 3. केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संविधान, कानूनों या सरकारी अधिसूचनाओं के तहत स्थापित सभी संस्थाएं और गैर सरकारी संगठनों सहित सभी संस्थाएं जो सरकार के स्वामित्व वाले, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हैं, इस अधिनियम में शामिल हैं, अतः कथन 1 सही है। सभी निजी निकाय जो सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हैं, सीधे अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के तहत एक स्थायी निकाय है। 2. इसका प्राथमिक कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है। 3. 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष यानी MFDIS स्थापित करने की सिफारिश की। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। वित्त आयोग, भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह कोई स्थायी निकाय नहीं है, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना है, अतः कथन 2 सही है। 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक आधुनिकीकरण कोष स्थापित करने का सुझाव दिया जो गैर व्यक्तिगत न हो और मुख्य रूप से भारत के समेकित कोष तथा अन्य स्रोतों से वित्त पोषित हो, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कंपनी अधिनियम 2013 राजनीतिक दलों और उनके दानदाताओं के कर व्यवहार को नियंत्रित करता है। 2. आयकर अधिनियम 1961 राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट चंदे को नियंत्रित करता है। 3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT द्वारा इलेक्टोरल ट्रस्ट योजना 2013 को अधिसूचित किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। कंपनी अधिनियम 2013, यह अधिनियम राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट दान को नियंत्रित करता है। एक कंपनी अधिकतम योगदान राशि निर्दिष्ट करती है और वित्तीय विवरणों में राजनीतिक योगदान के खुलासे को अनिवार्य करती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम राजनीतिक दलों और उनके दाताओं के कर उपचार को नियंत्रित करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। राजनीतिक दलों को कर नियमों का पालन करना होगा और राजनीतिक दान देने वाले व्यक्ति या संस्थाएं कुछ शर्तों के तहत कर लाभ के लिए पात्र हो सकते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट योजना 2013, इसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT द्वारा अधिसूचित किया गया था, अतः कथन 3 सही है।
इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनियों द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है जिसका एकमात्र उद्देश्य अन्य कंपनियों और व्यक्तियों से प्राप्त योगदान को राजनीतिक दलों में वितरित करना है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य खंडित व्यक्तिगत कानूनों को सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने वाले एकल कानून से बदलना है। 2. संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सरकारी व्यक्तिगत कानूनों को सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने वाले एकल कानून से बदलना है। यह विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है, अतः कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी की सिफारिशों पर आधारित है। 2. भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीईए एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय लेती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी। एमएसपी का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, अतः कथन 1 सही है। यह उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य रुझान, अंतर फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीईए एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय या अनुमोदन लेती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सीएसीपी की अनुशंसाओं पर आधारित है। 2. यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। 3. सीएसीपी भारत में उगाई जाने वाली सभी फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। कृषि लागत और मूल्य आयोग एमएसपी वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। यह उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य रुझान, अंतर फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है, अतः कथन 1 सही है। सीएसीपी 22 अधिदिष्ट फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त अरब अमीरात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दोनों देशों ने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों यानी यूपीआई भारत और एएनआई यानी यूएई को आपस में जोड़ने पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2. भारत मार्ट का लक्ष्य दुबई में जेबिल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में खुदरा, भंडारण और रसद सेवाओं को एकीकृत करना है, जिससे संभावित रूप से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्रों से निर्यात को बढ़ावा मिले। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत संयुक्त अरब अमीरात संबंध। दोनों देशों ने यूपीआई भारत और एएनआई यानी यूएई जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों को आपस में जोड़ने पर समझौते पर हस्ताक्षर किए, अतः कथन 1 सही है। इससे भारत और यूएई के बीच सीमा पार लेन देन की निर्बाध सुविधा मिलेगी, जिससे वित्तीय कनेक्टिविटी तथा सहयोग बढ़ेगा। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत मार्ट की आधारशिला रखी गई, जो दुबई में जेबिल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में खुदरा, भंडारण और रसद सुविधाएं प्रदान करेगा। भारत मार्ट संभावित रूप से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्रों को पश्चिम एशिया, खाड़ी, अफ्रीका तथा यूरेशिया में अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तक पहुंचाने हेतु एक मंच प्रदान करेगा। बता दें कि यह उनके निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, अतः कथन 2 सही है।
अगला प्रश्न है, कपड़ा रिसाइकलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कांच या कागज जैसी सामग्रियों की रिसाइकलिंग की तुलना में कपड़े की रिसाइकलिंग अधिक सुविधाजनक है। 2. अधिकांश रिसाइकल्ड वस्त्र प्लास्टिक की बोतलों से बनते हैं। 3. रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर से बनी टी शर्ट को दोबारा रिसाइकल्ड नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3 दोनों, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कपड़ा पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग, यह कांच या कागज जैसी पुनर्चक्रण सामग्री की तुलना में अधिक जटिल है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अधिकांश पुनर्नवीनीकृत वस्त्र 93% प्लास्टिक की बोतलों या पीईटी बोतलों से प्राप्त होते हैं जो जीवाश्म ईंधन से निर्मित होते हैं, अतः कथन 2 सही है। हालांकि प्लास्टिक की बोतलों के विपरीत जिन्हें कई बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है, पुनर्चक्रण पॉलिएस्टर से बनी टी शर्ट को दोबारा पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मंदी के कारण जीडीपी में लगातार 2 तिमाहियों में गिरावट आती है। 2. तकनीकी मंदी तब होती है जब आर्थिक गतिविधि में निरंतर गिरावट बनी रहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च एक अमेरिकी एनजीओ मंदी को कुछ महीनों से अधिक समय तक अर्थव्यवस्था में फैली आर्थिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण कमी के रूप में परिभाषित करता है। यह सामान्य रूप से उत्पादन, रोजगार, वास्तविक आय और अन्य संकेतकों में दिखाई देती है। मंदी तब होती है जब आर्थिक गतिविधियों में निरंतर कमी बनी रहती है। यह लंबी अवधि की होती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। तकनीकी मंदी में विशेष रूप से सकल घरेलू उत्पाद में लगातार 2 तिमाहियों में कमी शामिल होती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समुद्री हीट वेव यानी MHW एक चरम मौसमी घटना है जब किसी समुद्री क्षेत्र की सतह का तापमान कम से कम 5 दिनों के लिए अपने औसत से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ जाता है। 2. एक्सट्रीम इवेंट एट्रीब्यूशन यानी EEA तकनीक यह मूल्यांकन करती है कि मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन विशिष्ट चरम मौसम की घटनाओं को कितना प्रभावित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।